आइए बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, बंगाल में लगातार चुनाव और नतीजे आने के बाद हिंसा का दौर जारी है। बंगाल से हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा ये तस्वीर। बताया जा रहा है ये नंदीग्राम की तस्वीर है। ये शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से चुनाव जीते हैं, उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया है। बहुत बेरहमी से महिला को कुछ शख्स पीट रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें, हिला देने वाली ये तस्वीरें नंदीग्राम की बताई जा रही हैं। और बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी का ऐसा दावा है कि चुनाव की वजह से ये हिंसा हो रही है। नंदीग्राम के गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को पीटा गया सिर्फ वोट देने की वजह से। ये चुनावी हिंसा है, ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। महिलाओं को बेरहमी से गिरा गिरा कर बाल पकड़ के उन्हें पीटा गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल की। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। न सिर्फ ये तस्वीर, बंगाल से ऐसी एक के बाद एक बहुत सी तस्वीर सामने आई है। एक और तस्वीर देखिए, उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीरें। बताया जा रहा है ये बीजेपी कार्यकर्ता का घर है जिसके घर में आग लगा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल से ऐसी न जाने कितनी तस्वीर सामने आई। उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का घर बताया जा रहा है जिसको फूंक डाला गया है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर को जला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। पश्चिम बंगाल से न सिर्फ ये तस्वीर, आइए आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद दुकान में कैसे लूट हुई, देखिए जरा तस्वीर। ये देखिए एक दुकान जिसका ताला तोड़ा गया, उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे दुकान में घुस गए। पुलिस देखिए खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है लेकिन पुलिस देखती रही। दुकान में घुसकर देखिए लोग सामान लूट लूट कर ले जा रहे हैं। कपड़ों की ये दुकान है और कपड़े की दुकान में इस तरह लूट हुई। तस्वीरें देखिए जरा, जिसके हाथ जो लग रहा है वो लूट के ले जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर कानून का राज कहां है, कानून कहां है, सवाल यही। आइए आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी की तस्वीर है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखिए शख्स बेरहमी से पीट रहा है दूसरे को। ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीर पश्चिम बंगाल की हम दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन आपके सामने देखिए जरा सीसीटीवी की तस्वीरें। किस बेरहमी से इस शख्स को लोग पीट रहे हैं। बताया जा रहा है ये चुनावी हिंसा की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं रानीगंज की। ऐसे न जाने कितनी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रानीगंज की तस्वीरें देखिए जरा। रानीगंज में किस तरह से हिंसा हुई। एक कार्यकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। परिवार को मारा गया बेरहमी से, पूरा बिस्तर पलट दिया गया, घर तहस नहस कर दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रानीगंज पश्चिम बंगाल की। हिला देने वाली तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। टीएमसी का आरोप बीजेपी पर है और बीजेपी का आरोप टीएमसी पर है। सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कोई भी हो लेकिन यह हिंसा पूरी तरह से गलत है क्योंकि आम आदमी इसमें मारा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए पूरी गाड़ी पलट दी है। ये देखिए 6 लोगों ने मिलकर पूरी गाड़ी पलट दी है। आप समझ सकते हैं हालात क्या है। ये नतीजे आने के बाद बंगाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों से तस्वीरें आ रही हैं जो हिला देने वाली है। बता रहा है कि ये देखिए, अगर फिर से मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस कार को पूरी तरह से पलट दिया। 1 2 3 4 5 6 लड़कों ने मिलकर गाड़ी को पलट दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुलिस कहां है इस दौरान, प्रशासन कहां है, कानून व्यवस्था कहां है। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। बंगाल के एक और शहर की तस्वीर हम आपको दिखाने दे रहे हैं। ये देखिए नंदीग्राम की तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी का काफिला गया और ये देखिए पत्थर से हमला हुआ। ये देखिए ये जो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हमला हुआ, बड़ा पत्थर फेंका गया गाड़ी पर। ये शुभेंदु अधिकारी का काफिला था। ये देखिए पत्थरबाजी, ये शख्स जो नीली टी शर्ट में आप देख रहे हैं इसने बड़ा सा पत्थर फेंका है। ये शुभेंदु अधिकारी का काफिला, वो शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से चुनाव जीते हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। सोचिए शुभेंदु अधिकारी खुद भी सुरक्षित नहीं थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात वहां के क्या है। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। बंगाल की एक और तस्वीर है। ये जो तस्वीर ये देखिए आरामबाग की तस्वीर। बीजेपी का दफ्तर 2 मई को जब नतीजे आए उसके बाद ही आग लगा दिया गया दफ्तर के अंदर। बीजेपी के दफ्तर में आग लगाई गई। ये आरोप टीएमसी पर लगे कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये आगजनी की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल को कौन दहका रहा है। तो पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही राज्य में हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही। अब तक 12 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है।
दर्जनों घायल हैं, इनमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। इक्का दुक्का घटनाओं को अगर आप छोड़ दें तो सब जगह बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके पार्टी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। हिंसा का ऐसा तांडव चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिला था। जी हां, ऐसी हिंसा चुनाव के बाद भी नहीं हुई जो नतीजों के बाद हो रही है, और ना इतने लोगों की मौत हुई थी। और आलम यह है कि गृह मंत्रालय को राज्यपाल से रिपोर्ट मांगनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है। राज्यपाल ने भी राज्य के आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी ने हिंसा के खिलाफ बुधवार को यानी कि कल देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ममता हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हिंसा हर हाल में गलत है, हर हाल में नाजायज है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो राज्य सरकार को भी हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसी कार्रवाई जो एक नजीर पेश हो, जो ये बताए कि राज्य में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। जो समाचार आ रहे हैं उसमें हत्या है, लूट है, बलात्कार है, घरों में आगजनी करना है। लेकिन कोई अगर ये गलतफहमी है कि हमारे कार्यकर्ताओं और कार्यालयों को नुकसान करके हमारी विचारधारा। तो आपने सुना, हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मारा आम आदमी जा रहा है। और ऐसे ही मार कोरोना पर भी पड़ रही है। कोरोना में भी मार आम आदमी पर पड़ रही है। सोचिए, आप घर से निकलिए, अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, मिल गया अगर प्राइवेट अस्पताल में तो वो आपकी सारी पूंजी ले लेगा। हालत ये, ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेने जाएंगे जो 5,000 का है वो 50,000 का बता रहे हैं। हालत ये है कि नारियल पानी तक दुगने दाम पर मिल रहा है। स्थिति ये है कि जिसको जो मिल रहा है वो इस हालत में है कि लूट सको तो लूट लो। सवाल ये है कि आखिर उस आम आदमी का क्या होगा जो मेहनत से कमाता है और इस महामारी से पहले लड़ रहा है, उसके बाद कालाबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरी करने वालों के जरिए उसको एक बार फिर से शिकार बनाया जा रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना काल में लूट की खुली छूट। महामारी के लुटेरों का हिसाब जरूरी है। वायरस की इस आपदा को लोगों ने अवसर में बदल डाला है। 3 की चीज 13 में और 13 की चीज 1300 में बिक रही है। अस्पताल में बेड मिल जाए तो समझिए पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, और प्राइवेट में पहुंच गए तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जान बचाने में चली जाएगी। अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाइयां तो छोड़ दीजिए, कोरोना की हवा देखते ही नारियल पानी से लेकर नींबू तक हवा में उड़ने लगे हैं। आपकी जान कीमती होगी, लेकिन इनके लिए तो ये सीजन कीमती है। कारोबार का सीजन, नोट कमाने का सीजन। इंसानियत शर्मिंदा होती है तो होती रहे। कोरोना के इस दौर में सिर्फ इंसान नहीं मर रहा, उसका ज़मीर, उसकी इंसानियत, उसका वजूद और उसका एहसास सब मर गए। और आइए अब आपको बताते हैं इस लूट के खेल में क्या क्या चीज आसमान छू रही है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो 700 रुपए की कीमत का आरटीपीसीआर टेस्ट आप कराते हैं कोरोना के लिए। 700 रुपए का टेस्ट होना है, आप कितने पैसे दे रहे हैं? 1200 रुपए। और बहुत से लोग 2200 रुपए तक ले रहे हैं। ये लूट की पहली तस्वीर है। न सिर्फ आरटीपीसीआर, आप रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत 899 रुपए से लेकर
4,000 रुपए तक है, लेकिन ऐसे हालात में आप लेने जाएंगे तो 25,000 और उससे ज्यादा तक आपको देने पड़ रहे हैं। ये इस इंजेक्शन की हालत है। न सिर्फ ये, जल्दी से हम आपको दिखाएं एम्बुलेंस। अगर आपने एम्बुलेंस बुलाई तो न सिर्फ अब 3,000 रुपए नहीं देने आपको, अमूमन 4 से 5 किलोमीटर जाने के लिए 3,000 देने पड़ते थे, अब आपको 8,000 और 10,000 रुपए तक एक एम्बुलेंस के लिए देने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देखिए, जो 5, 5,500 का, 6,000, 10,000 का मिलता था, आज वो 50,000 का आपको मिल रहा है, वो भी बिना पेपर के। आइए अब आपको दिखाते हैं, अगर आप फल लेने चले जाएं तो कीवी आपने खाया होगा। जिसको पता चला कि कीवी नारियल पानी से आपको फायदा हो रहा है कोरोना में, तो इनके रेट भी बढ़ गए। जो कीवी देखिए एक पीस 10 से 15 रुपए में मिलता था, वो अब 60 से 70 रुपए में मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर कीवी के दाम अचानक क्यों बढ़ गए? ऐसा इसको पैदावार इसकी करने में कौन सा ज्यादा पैसा लगने लगा? यह सिर्फ मुनाफाखोरी है, यह सिर्फ आपको लूटने का मकसद है। अब आप देखिए तस्वीर, संतरा जो 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा था, बहुत सी जगह मुझे लोगों ने फोन करके बताया कि 200 से 250 रुपए तक कीमत वसूली जा रही है। यह संतरे की स्थिति है। एक और मैं आपको बताऊं, नारियल पानी, नींबू देखिए, पहले नींबू की कीमत 50 से 60 रुपए किलो होती थी, वो आज बहुत सी जगह 250 से 300 रुपए किलो में बिक रहा है। यह है खुली लूट। अगली देखिए आप, नारियल पानी, जो बताया जा रहा है कि कोरोना में नारियल पानी पीने से फायदा होता है, तो नारियल पानी की बेशक खपत बढ़ गई हो, लेकिन दाम बढ़ने का मतलब क्या है? यानी जो 35 से 40 रुपए में नारियल पानी मिलता था, वो नारियल पानी के दाम बहुत सी जगह 100 से 150 रुपए तक हो गए हैं। यह है खुली लूट, और इस लूट का समाधान यह है कि प्रशासन को, लोकल प्रशासन को सतर्क होना होगा और कार्रवाई करनी होगी, वरना स्थिति ऐसी भी आती है जब वो कार्रवाई करने पर आते हैं तो दरअसल होता क्या, मैं आपको बताऊं, तब ये छुप कर बेचा जाने लगता है। इसको कालाबाजारी कहते हैं, और आप इतने बेबस और मजबूर हैं कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप भी 3 की चीज 13 में और 13 की चीज 1300 में खरीदने को मजबूर हैं। एक रियलिटी चेक हमने किया है, देखिए जरा हालात क्या है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर गए और उन्होंने जानने की कोशिश की कि कैसे आपकी जेब के साथ लूट खसोट हो रहा है। ये नारियल पानी का है, इसकी ज़्यादा डिमांड है इस समय कोरोना के दौर में, और हम जानते हैं कि फलों का क्या वो है। आप बताएंगे कि नारियल पानी का क्या रेट चल रहा है? 80 रुपये सर। लॉकडाउन के पहले क्या रेट था? लॉकडाउन से काफ़ी दिन पहले 40-50 का था। आखिर क्यों हुआ कि ये बढ़ गया? ये इसे पीने से फ़ायदा होता है खूब, और गाड़ी के आने से भी भाड़ा लगता है, काफ़ी दूर से आता है, ये बेंगलोर से आता है, तो उसमें ही कीमत बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। बाकी फलों की कीमत बढ़ी है या घटी है? बाकी थोड़ा बढ़ गई चल रहा है आजकल। बाज़ार में जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखी गई है वो है ऑक्सीमीटर्स की, कि वो अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीमीटर में क्या डिफरेंस आया है? सर पल्स ऑक्सीमीटर में तो काफ़ी फ़र्क आया है, जो ऑलमोस्ट 100% लगा लो। जो 450-500 रुपये का हमें आता था, अभी हमारे 1300 या 1400 का आ रहा है। बॉडी में जैसे सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि यहाँ जो नर्सेज हैं और जो यहाँ के ट्रॉली मैन हैं और जो नीचे वाले कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो यहाँ के लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे कि आपके मरीज को दवाई नहीं दी जा रही। दवाई मुझे डॉक्टर साहब लिख कर दिया, दवा लेकर आए, बाहर से दवा दी है, कंट्रोल रूम में बोलता है 2 बजे का दवा का टाइमिंग है, 7 बजे 8 बजे दवा मिलता है। उसके बाद भी यहाँ पैसा दिया है दवा के लिए, कुछ भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता यहाँ से। हमेशा यही हो रहा है। तो लुटेरे खुले घूम रहे हैं, सावधान रहिए। आप इस कदर बेबस हैं कि आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसे हालात में जब आपको जरूरत है किसी चीज की, तो खरीदने के सिवाय अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपकी मजबूरी है पैसे देना। एक तरफ लुटेरे घूम रहे हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आपकी बेबसी का फायदा उठा लें। एक तरफ मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो जाता है। दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वाले गिद्ध गैंग सक्रिय हो जाते हैं जो सिर्फ बेबस लोगों की तलाश में रहते हैं। जैसे ही कोई मजबूर और परेशान उन्हें नजर आता है तो गिद्धों का यह पूरा गैंग उनके पीछे दौड़ पड़ता है। बीमार शख्स के परिजनों को नोचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता नहीं, मरीज की सांस फूलती रहती है, लेकिन जुगाड़ सब हो जाता है। एक तरफ आप सुनेंगे कि कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप पैसे फेंकेंगे तो सब मिल जाएगा। बस पैसा ज्यादा देने के लिए आप तैयार हो, अस्पताल में भर्ती कराना हो या फिर बाजार से नदारद दवाइयां, ये गिद्ध गैंग सब उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन
बदले में आपकी जेब नोच कर ले जाते हैं। सवाल यह कि ऐसे जमाखोरों पर लगाम कब और कैसे लगेगी, जो लोगों की बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि न सिर्फ ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि आपको बताएं कि जो लोग पीछे हमने दिखाया था, बहुत से लोगों को जान से ज्यादा जाम कीमती है। यह खबर खास उन लोगों के लिए, उन शराब पीने वालों के लिए। रिसर्च यह कह रही है कि अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो एक तो कोरोना आपको नहीं बख्शेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होगी, दूसरा जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन भी ज्यादा शराब पीने वालों पर असर नहीं करती, कम करती है असर। देखिए जरा रिपोर्ट। अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। तो सुना आपने, न अस्पताल, न ऑक्सीजन, न दवा, चाहिए सिर्फ दारू। लेकिन कोरोना से लड़ाई में शराब पीने वाले नुकसान उठा सकते हैं। बेशक पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। पता नहीं, ऊपर वाला जानता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पिएगा, खाएगा, सो जाएगा, एंजॉय करेंगे बस। लेकिन कोरोना की महामारी में भी आप हर रोज शराब के जाम छलका रहे हैं, तो आप अपने लिए खतरा भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शराब पीने से इम्यून सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है कि ज्यादा शराब पीने से वैक्सीन बेअसर हो सकती है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस से लड़ने लायक एंटीबॉडीज बनने में और मुश्किल होती है। ऐसे में हमारी इम्यून सिस्टम पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर वैक्सीन के असर को प्रभावित कर सकता है। कोरोना के अलावा भी शरीर पर शराब का काफी बुरा असर पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके शराब के आदी लोग किसी न किसी बहाने हर रोज शराब पीते हैं। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। तो प्राणों के संकट वाली इस महामारी में भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। लेकिन अब यह साफ है कि मौत के वायरस कोरोना से अगर बचना है तो शराब पर कंट्रोल जरूरी है। वैक्सीन लेने से पहले और बाद में भी शराब को लेकर एहतियात बरतें। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे एक रिसर्च है। ये बात हो गई शराब पीने वालों की। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे शराब वैक्सीन को दरअसल बेअसर करती है। दरअसल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वायरस रिसर्च के डायरेक्टर एल्हेम मिसाउदी और अपने साथियों के साथ रीसस बंदरों पर एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने इन बंदरों को 7 महीने तक अल्कोहल ड्रिंक पिलाई, यानी 7 महीने तक इन बंदरों को शराब पिलाई गई और फिर उनको पॉक्स वायरस के खिलाफ टीके लगाए गए। आपको बता दें कि इंसानों की तरह ही कुछ ऐसे ही बंदर शराब का मजा भी लेते हैं और बहुत ज्यादा पीते हैं, जबकि दूसरी प्रजाति के बंदर कम पीते हैं। खैर, रिसर्च की बात करते हैं तो इस रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि जो बंदर लंबे समय से शराब पी रहे हैं, उनके शरीर में वैक्सीन के बाद पैदा होने वाला इम्यून रिस्पॉन्स काफी कमजोर था। वहीं ऐसा ही प्रयोग चूहों पर भी किया गया, जिसमें भी नतीजे ऐसे ही निकले। तो ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इससे फर्क क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ज्यादा शराब पीने वाले जब वैक्सीन लेते हैं तो साइड इफेक्ट आपके सामने है। अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं और वैक्सीन लगवाई तो आपको बेचैनी ज्यादा होगी, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाई, तेज बुखार आपको बाकी के मुकाबले ज्यादा आएगा सामान्य व्यक्ति के। और अगर आपको ज्यादा पीने के आदी हैं तो आपको वैक्सीनेशन के बाद तेज बदन दर्द भी ज्यादा होगा। रूस के एक एक्सपर्ट ने बाकायदा इस पर बहुत कुछ कहा है। रूसी एक्सपर्ट ने, वैसे तो आपको बताऊं रूस में ज्यादातर लोग शराब पीते हैं और इस एक्सपर्ट को सुनने के बाद बहुत से लोग नाराज हो गए, लेकिन रूस के एक्सपर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। रूसी एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन से 2 हफ्ते पहले शराब बंद कर दें, यानी वैक्सीनेशन आप लगवाने जा रहे हैं तो उससे 2 हफ्ते पहले तक शराब ना पिएं। इसके साथ साथ उसने कहा कि वैक्सीनेशन के 42 दिन बाद एहतियात बरतें, यानी 2 हफ्ते पहले तक शराब ना पिएं और 42 दिन
बाद भी एहतियात बरतें, यानी 42 दिन लगभग 6 हफ्ते। सुनिए जरा, लेकिन हिंदुस्तान का आलम अलग है। वो महिला जिनको आपने सुना जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो सबसे पहले भीड़ में पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे अस्पताल नहीं चाहिए, मुझे तो मैखाने और शराब की दुकानें चाहिए। देखिए जरा। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं क्या कोरोना काल में जब बच्चे लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो क्या ऐसे में अभिभावकों पर बोझ कम होना चाहिए, स्कूल की फीस कम होनी चाहिए, आपकी जेब पर भार कम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15% तक फीस कम करने की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है और स्कूल अपने स्तर पर भी खुद ये कदम उठा सकते हैं और लोगों को भी विकल्प दिए हैं, खास और इससे जुड़े विभागों पर जाकर अपील करने के। देखिए जरा रिपोर्ट। स्कूल फीस का बोझ होगा कम, कोरोना में जेब को मिलेगी राहत, नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। स्कूल फीस पर सुप्रीम सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर सवाल उठाए और इसे कम करने की दो टूक सलाह दी है। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक संस्थानों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। कोरोना के दौर में अगर सभी स्कूल फीस में कमी करते हैं तो अभिभावकों के लिए यह राहत भरा फैसला होगा। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2020-21 में 15% छूट दी जाए फीस की। 2020-21 में पेरेंट्स को लगभग 85% फीस देनी होगी 2020-21 की, लेकिन 2021-22 की पूरी फीस देनी होगी। फीस ना देने पर बच्चे का नाम नहीं कटेगा। एक बात, दूसरी ये कि ऑनलाइन क्लास और रिजल्ट भी नहीं रोका जाएगा अगर फीस नहीं देते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर इसके बाद ये अभिभावकों को पूरा अधिकार है कि वो जा सकते हैं इससे जुड़े विभागों के पास और अपील कर सकते हैं कि फीस कम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये कहा क्यों, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था, क्योंकि लगातार कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। इसको बढ़ाइए। स्कूलों को निर्देश दिया था कि सरकार ने कहा था कि 30 से 40% फीस कम की जाए। स्कूलों से कहा था 30 से 40% फीस कम कर दी जाए। 9वीं से 12वीं के बच्चों की फीस कम करनी थी, यानी 9th क्लास से 12th स्टैंडर्ड तक की फीस कम की जानी थी। इसके खिलाफ स्कूल हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि 70% फीस लीजिए, यानी हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई, 30% फीस माफ की जाए और 70% फीस ली जाए। लेकिन जिसके बाद निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने 15% की रियायत दी है। इससे ज्यादा रियायत जानी चाहिए तो उसके लिए स्कूलों से कहा कि इससे जुड़े विभाग के पास आप जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। मनमाना फीस वसूलना, समय से पहले फीस मांगना, समय पर फीस ना देने पर परेशान करना, बच्चों के रिजल्ट रोक देना, स्कूल से बच्चों के नाम काट देना, ऐसी शिकायतें देश भर से आती रही। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा, कोई शहर होगा जहां से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबर ना आती हो। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन को आईना दिखा दिया और दो टूक कहा है
कि स्कूल मुनाफाखोरी के लिए नहीं बने हैं। जो सर्विस वो नहीं दे रहे हैं उसके बदले वो चार्ज नहीं ले सकते और ऑनलाइन क्लासेस के बदले रेगुलर क्लासेस जैसी फीस नहीं ले सकते। पिछले तकरीबन 1 साल से देश के ज्यादातर स्कूल या तो ऑनलाइन चल रहे हैं या फिर बंद हैं। ऐसे में बच्चे स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। इससे स्कूलों के खर्च में कमी जरूर आई है। फर्ज कीजिए उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा है, पानी का बिल नहीं आ रहा है, साफ सफाई का खर्चा कम हो गया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, स्विमिंग क्लासेस की जो फीस लेते हैं वो नहीं जा रही है, इसके अलावा टेनिस क्लासेस की फीस जो लेते हैं वो देनी पड़ रही है। लेकिन स्कूल इन सब के पैसे वसूल रहे हैं और कोर्ट ने इसी पर एतराज जताया है। यहां तक कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर एक ऑनलाइन क्लास में 2 सेक्शन को बच्चों को एक साथ बिठाकर खाना पूर्ति भी की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अभिभावक क्या कह रहे हैं। उनकी भी मांग है कि बच्चे तो 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन फीस क्यों नहीं कम की जाती, सुनिए जरा। मेरा मानना है कि स्कूल की फीस कम होनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे 1 साल से ऊपर हो गया है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो हम पेरेंट्स के ऊपर फीस का बर्डन क्यों है, पूरी फीस हम क्यों दें। ऐसे महामारी के समय में हमारे स्कूल्स किस तरह की नज़ीर पेश कर रहे हैं या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही रह गए हैं। ये बीइंग अ पेरेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह से बिल्कुल सहमत हूँ। स्कूल्स की फीस कम होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज साल भर से बंद चल रहे हैं और बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है। हमारा अनुरोध है स्कूल प्रशासन से कि फीस में कमी की जाए। पेरेंट के लिए स्कूल फीस एक बर्डन हो गई है क्योंकि पिछले 1 साल से बच्चे घर से स्कूलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल के डे टू डे एक्सपेंसेस एंड को करिकुलर एक्सपेंसेस आधे हो गए हैं। लेकिन और आइए अब आपको बताते हैं कि आपकी इससे बचत कितनी होगी। अगर 15% तक फीस कम हो जाती है तो कितने पैसे आपके बचेंगे। सुनने में सिर्फ 15% दिख रहा हो, लेकिन आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। अगर हर महीने आपके बच्चे की फीस 10,000 रुपए जाती है, 15% की कमी अगर इसमें होगी तो आपके 1500 रुपए महीना बचेगा। ये सिर्फ 1500 रुपए महीना है, लेकिन 1 साल में इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,000 जो लिख कर आ रहा है, 18,000 बचेंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 36,000 रुपए साल का बचेगा। तो यानी आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यह फायदा होगा। बेशक देखने में 15% ही आपको सुनाई दे रहा हो, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना की वजह से फीस कम करने की बात हो रही है, लेकिन कोरोना की स्थिति और हालात देश में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। केसेस जो आ रहे हैं वो ये साफ साफ बता रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से पेशेंट हैं, ऐसे बहुत से मरीज हैं जो मैं आपको बताऊं कोरोना से ठीक हो गए, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उनकी मौत हो जा रही। ऐसा कैसे हो रहा है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों की जान जा रही है, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों की मौतें हो रही हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सावधान, खतरनाक है कोरोना, ठीक होने के बाद भी है खतरा। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, फिर भी मौत। कोरोना वायरस वो जानलेवा वायरस है जो एक बार जकड़ ले तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। या तो इंसान की जिंदगी छीन लेता है या फिर उसके शरीर की ताकत। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। जाहिर है कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद मौत का जोखिम बना रहता है। दरअसल कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही संक्रमित नहीं करता, वो शरीर के अंदर के हर हिस्सों पर असर डालता है। असल में फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से दूसरे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। दिल को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसका प्रभाव भी दूसरे अंगों पर पड़ता है। नतीजा, इलाज के बाद आदमी तो सही हो जाता है, लेकिन उसका शरीर अंदरूनी तौर से बेहद कमजोर रहता है। अब आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि कोरोना से तो परिवार का शख्स ठीक हो गया, उसके बाद खतरा टला नहीं है। डॉक्टर से भी मिलवाएंगे आपको, जो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। कोरोना से पेशेंट ठीक हो जा रहा है, उसके बाद स्ट्रोक आ रहा है, उसे स्ट्रोक से मौत हो जा रही है। कोरोना से मरीज ठीक होकर घर चला गया, उसे हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। कोरोना का पेशेंट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अस्पताल से स्वस्थ उठकर घर पहुंच गया,
ब्रेन हेमरेज हो गया। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? न सिर्फ ये बल्कि ब्लड क्लॉट, जिसे खून के थक्के जमना कहते हैं। कोरोना हुआ, 14 दिन तक इलाज करते रहे, दवाएं खाते रहे, उसके बाद लगा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, कहीं भी आना जाना शुरू कर दिया, अपनी डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो ब्लड क्लॉट हो गया। किडनी तक फेल हो जा रही है लोगों की, यानी किडनी फेल होने की जो खबरें आ रही हैं। आपको बताएं, कोरोना आपके शरीर के किस अंग में जाकर असर करेगा, प्रभाव डालेगा, आपको नहीं पता। आप जब ठीक हो जाते हैं तो आपको लगता है बिल्कुल फिट है, कोरोना को मैंने मात दे दी। लेकिन ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और खबरें सामने आ रही हैं कि मात देने वालों को भी मौत आकर गले लगा ले रही है। ये कैसे हो रहा है? नर्वस सिस्टम की बीमारी तक हो जा रही है, यानी कोरोना हुआ तो नर्वस सिस्टम की बीमारी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि आखिर इसका समाधान क्या है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो डॉक्टर आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं ऐसा हो क्यों रहा है, ये जान लीजिए। सबसे पहले जाहिर है ऐसा अक्सर होता है कि आप बीमार हुए और इलाज के बाद उससे ठीक हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपको पूरी तरह से स्वस्थ होते होते वक्त लग जाता है। कुछ ऐसा ही कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों के साथ हो रहा है। फर्क इतना है कि इसमें मौत की संभावना ज्यादा है। दरअसल कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोग न सिर्फ गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो रही है, और इसकी वजह भी कोरोना ही है। जी असल में कोरोना आपके शरीर के अंदर तक असर डालता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि कोरोना फेफड़ों पर असर डालता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। अब जब ऑक्सीजन कम होती है और दिल को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इससे शरीर के बाकी जो हिस्से हैं, बाकी अंग है, उस पर असर होता है। यह असर जिस्म के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे दिल, दिमाग, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज। मतलब यह कि आप कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन उसकी वजह से अंदरूनी तौर पर जो कमजोरी आई वो जानलेवा साबित हो रही। और यह बात ब्रिटिश पत्रिका नेचर में छपी स्टडी में भी कही गई। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले मरीजों में कुछ महीनों बाद भी नए लक्षण पाए जा रहे हैं और वो जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं है, यह बात यह है कि आखिर कैसे आप मात दे सकते हैं। अब आपको आइए बताते हैं कि आप मात देने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप इसे मात दें, ये आपको बताने जा रहे हैं हम। कि सबसे पहली चीज कि कोरोना से आप जब ठीक हो जाएं, यानी स्वस्थ होकर अस्पताल से निकले या आइसोलेशन में, क्वारंटीन में घर पे थे और बाहर निकले, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत को लेकर लापरवाह ना हो जाए, पहली शर्त। दूसरी बात, बाहर का खाना ना खाएं। लॉकडाउन है, दुकानें कम खुली हैं, कोशिश करें घर का खाना खाएं, बाहर का खाना हरगिज न खाएं, ये नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इस दौरान वीक हो चुका है। व्यायाम और मेडिटेशन और योग जरूर करें, यह एक बड़ी चीज है। दिक्कत होने पर अगर आपको कोई परेशानी उसके बाद आ रही है तो डॉक्टर से मिले। ठीक होने के बाद भी ये न समझे कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ऑक्सीजन लेवल अपना बीच बीच में चेक करते रहें, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं, बहुत से लोग जिन्हें एहसास ही नहीं होता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया ही नहीं है और अचानक वो खराब परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं, यानी अपनी डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आइए आपको दिखाते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं कि कैसे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरें अंबाला की, जो अलग अलग शहरों से तो सामने आती हैं। उनमें से एक अंबाला है, ये देखिए जरा। अंबाला में लॉकडाउन का जो लोग पालन नहीं कर रहे थे, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है और पुलिस ने पनिशमेंट दिया है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। पुलिस ने उठक बैठक करवाई है इन सबको, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें। और लॉकडाउन में भी कैसे घर से बाहर निकल रहे थे, उसके बाद पुलिस ने डंडा चलाया है, सबको एक लाइन से खड़ा किया, उठक बैठक करवाई, उसके बाद ही घर जाने की इजाजत मिली है। डिप्स भी लगवाई, ये देखिए, ये सब इनके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। लेकिन कैसे ही हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले और बाहर निकलना महंगा पड़ा, और ऐसी सजा जरूरी है, तभी शायद लोगों को समझ आएगा कि इस स्थिति में घर पर ही रहना है। तो ऐसी सजा से ही शायद समझ आएगी। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए। ये भारत की बात है में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।